दोस्तों हमारे यूनिवर्स में डिफरेंट इवेंट्स होते रहते हैं और ये सभी इवेंट्स यूनिवर्स के फंडामेंटल लॉज पर बेस होते हैं और इन्हीं लॉज को हम फिजिक्स के लॉज भी बोलते हैं, राइट। एंड एंशिएंट फिलोसोफर्स जैसे कि एरिस्टोटले, आर्किमिडीज, आर्यभट्ट, गैलीलियो गैलीली यूनिवर्स के इन लॉज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं ताकि वह ये जान सकें कि यूनिवर्स में होने वाले इन इवेंट्स के पीछे क्या कारण है। तो वो क्यूरियस क्वेश्चंस का आंसर जानने की कोशिश करते हैं, जैसे कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे ही क्यों आता है, वो हवा में ही क्यों नहीं रुक जाता, और कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही क्यों रहता है। एंड फर्दर अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो आखिर एक टाइम के बाद रुक क्यों जाता है। तो ऐसे सवालों के जवाब ये सभी साइंटिस्ट एंड फिलोसोफर्स ढूंढने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये यूनिवर्स के किस लॉज पर बेस है। लेकिन इनके सामने कुछ ऐसे भी सवाल आए जिनका उनके पास कोई भी वैलिड आंसर नहीं था, जैसे कि हमारा यूनिवर्स फाइनाइट है या फिर इनफाइनाइट, एंड हमारे यूनिवर्स का सेंटर क्या है। तो इन सवालों के जवाब ना होने के कारण इन सवालों के जवाब इन्होंने खुद से ही अज्यूम कर लिए। तो उन्होंने यूनिवर्स को ऐसे डिफाइन किया, एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट इन आवर वर्ल्ड इज अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स। मतलब जितनी भी चीजें हमारे वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती हैं वो सभी यूनिवर्स का पार्ट हैं। तो बेसिकली एंशिएंट फिलोसोफर्स के मुताबिक हमारा यूनिवर्स इनफाइनाइट है। एंड फर्दर उन्होंने ये बताया कि हमारे यूनिवर्स का सेंटर हमारी पृथ्वी मींस अर्थ ही है और यूनिवर्स में प्रेजेंट सभी ऑब्जेक्ट अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। लेकिन फिर 16th सेंचुरी में गैलीलियो गैलीली अपना एक टेलीस्कोप इन्वेंट करते हैं ताकि वह यूनिवर्स में अर्थ के बाहर होने वाले इवेंट्स को भी समझ सकें। और जब उन्होंने टेलीस्कोप से स्पेस में देखा तो उन्होंने देखा कि सन अर्थ के अराउंड नहीं बल्कि अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है और ना ही अर्थ यूनिवर्स का सेंटर है, क्योंकि वो तो खुद ही रिवॉल्व कर रही है। तो एंशिएंट फिलोसोफर्स की ये अजम्पशन गलत साबित होती है। लेकिन क्या अब उनका इनफाइनाइट यूनिवर्स वाला अजम्पशन भी गलत साबित हो सकता है या फिर नहीं? तो अब इस सवाल का जवाब दे सकता है 16th सेंचुरी के एस्ट्रोनॉमर जोहान्स केपलर का सवाल। तो यहाँ पर केपलर ने सवाल किया कि आखिर हमारा स्पेस डार्क क्यों है। तो अब आपके लिए तो ये सवाल काफी ज्यादा सिंपल होगा, क्योंकि आप जरूर ये बताओगे कि हमारी अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करती है और अर्थ का जो पार्ट सन के सामने रहता है वहाँ पर डे होता है और वहीं जो अर्थ का अपोजिट पार्ट है वहाँ पर नाइट रहती है, राइट। लेकिन ये जवाब ये एक्सप्लेन करता है कि अर्थ पर नाइट और डे कैसे होता है, ना कि ये एक्सप्लेन करता है कि हमारा स्पेस डार्क क्यों है। तो चलिए अब इस सवाल को समझते हैं केपलर के वे में। अब केपलर ने ये कहा था कि अगर हम अर्थ से स्पेस के किसी भी पॉइंट को देखें तो हमें वहाँ पर कोई ना कोई एक स्टार या फिर गैलेक्सी नजर आएगी जो स्पेस को डार्क नहीं बल्कि पूरी ब्राइट बना देगी। अब देखो मैं इसे आपको एक सिंपल वे में समझाता हूँ। अब देखो एंशिएंट फिलोसोफर्स का कहना था कि हमारा यूनिवर्स इनफाइनाइट है, राइट। तो अब अगर यूनिवर्स इनफाइनाइट है तो उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टार्स भी प्रेजेंट होने चाहिए। अब अगर आपने रात में कभी स्पेस को ऑब्जर्व किया होगा तो आपको कुछ स्टार्स नजर आ रहे होंगे, राइट, और उन स्टार्स के बीच में डार्क स्पेस नजर आ रहा होगा। लेकिन केपलर ने ये बोला कि अगर यूनिवर्स में इनफाइनाइट स्टार्स हैं तो इस डार्क स्पेस के पीछे कहीं ना कहीं एक ऐसी जगह होगी जहाँ पर स्टार्स प्रेजेंट होंगे और इन स्टार्स की लाइट इन डार्क एरियाज को ब्राइट बना देगी। मीन्स हम स्पेस में जहाँ पर भी देखेंगे हमें वहाँ पर स्टार या फिर गैलेक्सी नजर आएगी, जिससे हमें पूरा स्पेस ब्राइट नजर आना चाहिए। लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हमें स्पेस डार्क नजर आता है। मीन्स यूनिवर्स में ये फार साइड स्टार्स प्रेजेंट ही नहीं है, जिसकी वजह से ये हमें वो एरियाज डार्क नजर आ रहे हैं। मतलब हमारे यूनिवर्स में इनफाइनाइट नहीं बल्कि फाइनाइट नंबर ऑफ स्टार्स प्रेजेंट हैं। और फिर यहाँ से केपलर ने ये कॉन्क्लूड करा कि हमारा यूनिवर्स भी इनफाइनाइट नहीं बल्कि फाइनाइट ही होना चाहिए। और फिजिक्स में इस प्रॉब्लम को हम ऑल्बर्ट्स पैराडॉक्स के नाम से जानते हैं। तो अब बेसिकली यहाँ पर साइंटिस्ट के लिए दो पॉसिबिलिटीज जनरेट हो रही हैं, जिसमें से फर्स्ट है या तो फिर इस प्रॉब्लम का कोई दूसरा सॉल्यूशन दो, या फिर ये कंसिडर कर लो कि हमारा यूनिवर्स फाइनाइट है और हमारे यूनिवर्स के बाहर भी कुछ एग्जिस्ट करता होगा। बेसिकली अब अदर साइंटिस्ट के पास इस प्रॉब्लम का कोई भी अदर सॉल्यूशन नजर नहीं आ रहा था और ना ही वो ये पता लगा पा रहे थे कि हमारे यूनिवर्स के बाहर भी क्या एग्जिस्ट कर सकता है। लेकिन फिर 17th सेंचुरी में फिजिसिस्ट हेनरिक विलियम ऑल्बर्ट्स, बेसिकली जिनके नाम पर ये पैराडॉक्स रखा गया, इस प्रॉब्लम का एक और सॉल्यूशन प्रपोज करते हैं। तो ऑल्बर्ट्स का कहना था कि हमारे स्पेस में डस्ट और डिफरेंट गैसेस के क्लाउड्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से जो स्टार्स दूर प्रेजेंट होते हैं उनकी लाइट अर्थ पर नहीं पहुंच पाती, क्योंकि इन डिस्टेंट स्टार्स की लाइट को ये डस्ट पार्टिकल्स और गैस के क्लाउड ऑब्जर्व कर लेते हैं, जिसकी वजह से इन स्टार्स की लाइट अर्थ पर नहीं पहुंच पाती एंड हैंस स्पेस हमें डार्क नजर आता है। लेकिन डिफरेंट साइंटिस्ट
साइंटिस्ट ने ऑल्बर्स के इस एक्सप्लेनेशन को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उनके मुताबिक स्पेस में प्रेजेंट ये डस्ट पार्टिकल और गैस के क्लाउड इन स्टार्स की लाइट को एक सर्टेन टाइम तक ही ऑब्जर्व करेंगे, क्योंकि लाइट को ऑब्जर्व करते करते ये डस्ट पार्टिकल्स और गैस क्लाउड्स काफी ज्यादा हीट अप हो जाएंगे, जिसके बाद एक टाइम पर ये खुद ही ऑब्जर्व्ड लाइट को एमिट करना स्टार्ट कर देंगे, जिसकी वजह से अगेन हमें स्पेस डार्क नहीं बल्कि ब्राइट नजर आना चाहिए, क्योंकि लाइट तो अभी भी अर्थ पर आ रही है। तो ऑल्बर की ये थ्योरी तो रिजेक्ट हो जाती है। और फिर 19th सेंचुरी में एस्ट्रोनॉमर एडवर्ड रॉबर्ट हैरिसन साइंटिस्ट के सामने इस पैराडॉक्स का एक और सॉल्यूशन प्रपोज करते हैं, और इनका इस पैराडॉक्स पर ये सॉल्यूशन एक एग्जिस्टिंग थ्योरी पर बेस्ड था, और इस थ्योरी का नाम था द बिग बैंग। तो आइए सबसे पहले इस थ्योरी को समझते हैं। तो अब 19th सेंचुरी में ही एक फेमस एस्ट्रोनॉमर एडविन हबल एक हाईली पावरफुल टेलीस्कोप को इन्वेंट करते हैं, और ये टेलीस्कोप इतना ज्यादा पावरफुल था कि इसकी मदद से वह डिफरेंट गैलेक्सीज को भी देख सकते थे। और जब हबल ने इस टेलीस्कोप से यूनिवर्स को देखा तो उन्हें उनकी एक्सपेक्टेशन से कुछ अलग ही देखने को मिला। दरअसल उन्होंने देखा कि हमारी गैलेक्सी के पास वाली गैलेक्सीज जैसे कि एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमारी गैलेक्सी से लाइट की स्पीड से भी तेज दूर जा रही है। और पहले के साइंटिस्ट यूनिवर्स को स्टैटिक मानते थे, मींस ना तो वो एक्सपेंड कर रहा है और ना ही वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, वो एक स्टैटिक पोजीशन पर है। लेकिन हबल ने इन ऑब्जर्वेशंस को देखने के बाद हबल ने ये कंक्लूड करा कि हमारा यूनिवर्स तो स्टैटिक नहीं है, बल्कि ये लाइट की स्पीड से भी तेज एक्सपेंड कर रहा है, क्योंकि यूनिवर्स में प्रेजेंट सभी गैलेक्सीज के बीच में डिस्टेंस लाइट की स्पीड से भी तेज बढ़ रहा है। सो अब देखो, मैं इसे आपको एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ। सो अब जैसे कि मान लो मेरे पास एक बलून है, और अब इस बलून के ऊपर मैंने कुछ स्मॉल डॉट्स बना दिए हैं। सो अब देखो, यहाँ पर हम इस बैलून को यूनिवर्स मानेंगे और वहीं इन स्मॉल डॉट्स को यूनिवर्स में प्रेजेंट गैलेक्सीज। सो अब देखो, अब जैसे जैसे मैं इस बैलून में हवा भरूंगा तो ये बैलून एक्सपेंड करने लगेगा, और बैलून के एक्सपेंड होने के साथ ही इन डॉट्स के बीच का डिस्टेंस भी बढ़ने लगेगा। मींस जैसे जैसे बैलून एक्सपेंड कर रहा है वैसे वैसे इन डॉट्स के बीच में डिस्टेंस भी बढ़ रहा है। और सेम चीज हमारे यूनिवर्स में भी हो रही है, क्योंकि हमारे यूनिवर्स में प्रेजेंट गैलेक्सीज के बीच का डिस्टेंस लाइट की स्पीड से भी तेज बढ़ रहा है। तो अब इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारे यूनिवर्स भी लाइट की स्पीड से भी तेज एक्सपेंड कर रहा है। सो अब देखो, साइंटिस्ट जैसे कि स्टीफन हॉकिंग यूनिवर्स के एक्सपेंशन को रिवर्स डायरेक्शन में ऑब्जर्व करने की कोशिश करी, और फिर इन्होंने ये पाया जैसे कि हमारा बैलून भी एक पॉइंट से एक्सपेंड करना स्टार्ट हुआ था, और वैसे ही हमारा यूनिवर्स भी एक पॉइंट से एक्सपेंड करना स्टार्ट हुआ होगा। और उन्होंने इस पॉइंट का नाम दिया सिंगुलैरिटी, और यहीं से साइंटिस्ट के सामने आती है बिग बैंग की थ्योरी। सो अब मोस्टली आप में से ज्यादातर लोगों को इस थ्योरी के बारे में पता ही होगा कि 13.7 बिलियन ईयर्स पहले हमारे यूनिवर्स का कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं था, बल्कि था तो सिर्फ एक पॉइंट जिसमें इनफाइनाइट मैटर और एनर्जी प्रेजेंट थी, और इस पॉइंट का नाम था सिंगुलैरिटी। और एक टाइम के बाद इस पॉइंट में एक एक्सप्लोजन हो गया, जिसकी वजह से इस पॉइंट में कंटेन मैटर और एनर्जी बाहर आना स्टार्ट हो गई, जिन्होंने फिर हमारे इंटायर यूनिवर्स को क्रिएट किया। सो अब हैरिसन को इस थ्योरी से ये पता चल चुका था कि हमारा यूनिवर्स 13.7 बिलियन साल पहले फॉर्म हुआ था। सो अब इसी के साथ इनके एक्सप्लेनेशन में फिजिक्स के एक और कॉन्सेप्ट का यूज होता है, तो फिर चलिए इसको भी समझते हैं। सो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको कोई भी ऑब्जेक्ट कब दिखता है, तो आपका जवाब सिंपल रहेगा कि जब कोई भी लाइट रे उस ऑब्जेक्ट से टकराकर और रिफ्लेक्ट होकर जब हमारी आंखें उस रिफ्लेक्टेड लाइट को डिटेक्ट करती हैं, तो तब हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, राइट। लेकिन लाइट की भी एक कांस्टेंट स्पीड है, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, जिसकी वजह से लाइट को भी डिस्टेंस को ट्रेवल करने में टाइम लगता है, और लाइट की लिमिटेड स्पीड होने के कारण ही हम उन ऑब्जेक्ट्स को पास्ट के पोजीशन में देख पाते हैं। मींस जैसे कि अगर देखो, अगर ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होने वाली लाइट को आपकी आंखों तक पहुंचने में 2 मिनट का टाइम लग रहा है, तो आपको वो ऑब्जेक्ट 2 मिनट बाद ही दिखाई देगा, राइट। और आपको वो ऑब्जेक्ट 2 मिनट पहले वाली पोजीशन में देखने को मिलेगा, क्योंकि लाइट उस ऑब्जेक्ट से 2 मिनट पहले इमर्ज होना स्टार्ट हुई थी। मींस आपको यहाँ पर उस ऑब्जेक्ट का पास्ट स्टेट देखने को मिलेगा। जैसे कि लाइट को सन से अर्थ तक आने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है, तो हमें सन उसकी 8 मिनट 20 सेकंड वाली पोजीशन में देखने को मिलता है। सो नाउ अब फाइनली अब हम बात करते हैं हैरिसन के सॉल्यूशन की। सो अब देखो, जैसा कि हमें पता है कि हमारे यूनिवर्स 13.7 बिलियन साल पुराना है, तो हम अर्थ से यूनिवर्स में जो ऑब्जेक्ट 13.7 बिलियन लाइट ईयर्स दूर पर मौजूद हैं, हम केवल उन्हीं ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं, क्योंकि इस डिस्टेंस
से दूर प्रेजेंट वाले ऑब्जेक्ट्स की लाइट अभी तक हमारी अर्थ पर पहुंच ही नहीं पाई है, जिसकी वजह से हम उन डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को देख ही नहीं सकते। मींस अब सिंपली बात करें तो हैरिसन के मुताबिक हमारे यूनिवर्स में फार डिस्टेंस वाले स्टार्स तो प्रेजेंट हैं, लेकिन ये स्टार्स हमसे इतना ज्यादा दूर हैं जिसकी वजह से इन स्टार्स की लाइट अभी तक हमारी अर्थ पर नहीं पहुंच पाई है, जिसकी वजह से हम इन स्टार्स को नहीं देख पाते एंड हेंस हमें स्पेस डार्क नजर आता है। तो अब बाकी अदर साइंटिस्ट भी हैरिसन के इस सॉल्यूशन से काफी ज्यादा सेटिस्फाई हो गए और हैरिसन के इस सॉल्यूशन ने ये बताया कि हमारे यूनिवर्स इनफाइनाइट हो सकता है, लेकिन इस सॉल्यूशन ने हमें दोबारा से उसी सवाल पर छोड़ दिया, क्या हमारा यूनिवर्स सही में इनफाइनाइट है। एंड इसके अलावा भी एस्ट्रोनॉमी में एक और टर्म यूज किया जाता है, दैट इज ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। और साइंटिस्ट के मुताबिक इस यूनिवर्स का डायमीटर तकरीबन 93 बिलियन लाइट ईयर्स में फैला हुआ है। सो अब बेसिकली ये डायमीटर हमारे इंटायर यूनिवर्स का नहीं है, बल्कि ये सिर्फ ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का है। मींस यूनिवर्स का वो पार्ट जिसे हम सिर्फ ऑब्जर्व कर सकते हैं, और इस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बाहर क्या एग्जिस्ट करता है हम वो भी नहीं बता सकते। सो अब देखो, इसे भी मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कि अगर मैं आपको एक समुद्र के बीचों बीच खड़ा कर दूं, तो आप उस समुद्र के केवल एक स्पेसिफिक पार्ट को ही ऑब्जर्व कर सकते हो, लेकिन रियलिटी में ये समुद्र इससे काफी ज्यादा बड़ा होगा जितना कि आप इसे सिर्फ ऑब्जर्व कर पा रहे हो। और सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के केस में भी। मींस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स हमारे पूरे यूनिवर्स का केवल वो पार्ट है जिसे हम अर्थ से देख सकते हैं एंड दैट्स इट। तो हम अभी भी ये फाइंड आउट नहीं कर पाए हैं कि हमारे यूनिवर्स के बाहर क्या एग्जिस्ट करता है, राइट। सो अब इस सवाल का जवाब जानने के लिए हम एक और बार हबल के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन थोड़े डिफरेंट वे में। सो अब इसमें देखो, अगर हम अगेन बैलून वाले केस को थोड़ा डीपली ऑब्जर्व करते हैं तो हम ये नोटिस करेंगे कि ये बैलून सराउंडिंग एयर में एक्सपैंड कर रहा है। तो अब सेम कॉन्सेप्ट को साइंटिस्ट ने यूनिवर्स के केस में भी अप्लाई करा। मींस देखो, अगर हमारा यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है तो वो भी किसी ना किसी चीज में ही एक्सपैंड कर रहा होगा, जैसे कि बैलून एयर में एक्सपैंड कर रहा है, राइट। लेकिन फिर साइंटिस्ट ने सोचा कि शायद हम इस समथिंग को डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं जिसमें ये यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है। तो फिर यहाँ से साइंटिस्ट ने सोचा कि हमारा यूनिवर्स एक हायर डायमेंशन वाले यूनिवर्स में ही एक्सपैंड कर रहा है। और साइंटिस्ट ने बोला, जैसे कि एक 2D बीइंग 3D ऑब्जेक्ट को देख नहीं सकता या फिर उसे विजुअलाइज नहीं कर सकता, तो इसी प्रकार हम भी एक हायर डायमेंशन वाले यूनिवर्स को डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। और फिर यहीं से शुरुआत होती है मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट की। मींस हमारा यूनिवर्स फाइनाइट है और इस यूनिवर्स के बाहर भी एक हायर डायमेंशन वाला यूनिवर्स प्रेजेंट है, और इस हायर डायमेंशन वाले यूनिवर्स को साइंटिस्ट मल्टीवर्स बोलते हैं। और इस मल्टीवर्स में हमारे यूनिवर्स की तरह ही बहुत सारे यूनिवर्स प्रेजेंट होते हैं, और साइंटिस्ट के मुताबिक मल्टीवर्स की हायर डायमेंशन होने के कारण ही हम इसे अभी तक डिटेक्ट नहीं कर पाए हैं और शायद ना ही कभी कर पाए। सो अब अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं भी मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट में बिलीव करता हूं, क्योंकि हमारे फिजिक्स में ही कई ऐसी थ्योरीज हैं जो मल्टीवर्स के होने का सबूत देती हैं, जैसे कि मैनी वर्ल्ड इंटरप्रेशन थ्योरी एंड स्ट्रिंग थ्योरी। ये दो ऐसी पॉपुलर थ्योरीज हैं जो मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट पर बिलीव करती हैं। सो अब देखो, मैनी वर्ल्ड्स इंटरप्रेशन थ्योरी को प्रोफेसर ह्यूज एबलेट ने पब्लिश करा था। सो बेसिकली ये थ्योरी बोलती है कि अगर किसी भी वर्क के होने की दो पॉसिबिलिटीज होती हैं तो इसमें से एक पॉसिबिलिटी हमारे रियल वर्ल्ड में होगी और वहीं इसकी दूसरी पॉसिबिलिटी पैरेलल वर्ल्ड में होगी। सो अब देखो, मैं इसे आपको एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ। सो अब जैसे कि मान लो, अगर मैं किसी एक पर्सन को शूट करता हूँ तो उसकी दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, जिसमें से फर्स्ट है या तो वो पर्सन मर जाए एंड सेकंड इज या तो फिर वो पर्सन जिंदा बच जाए। सो अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर हमारे वर्ल्ड में ये पर्सन जिंदा रहता है तो वहीं एक पैरेलल वर्ल्ड एग्जिस्ट करता होगा जिसमें ये पर्सन मर जाएगा। तो ऐसे ये डिफरेंट पॉसिबिलिटीज डिफरेंट वर्ल्ड में होंगी। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। सो नाउ नेक्स्ट इज स्ट्रिंग थ्योरी। सो अब देखो, स्ट्रिंग थ्योरी काफी ज्यादा वास्ट है, जिसकी वजह से इस थ्योरी को हम इस वीडियो में कवर नहीं कर सकते हैं। एंड वेल, अगर आपको इस थ्योरी के बारे में डेप्थ में जानना है कि कैसे मल्टीवर्स के एग्जिस्टेंस को प्रूव करती है, तो आप कमेंट बॉक्स में स्ट्रिंग थ्योरी लिख दें और फिर इस पर भी मैं जल्द ही वीडियो बनाऊंगा। सो अब अगर ओवरऑल हम बात करें तो हमने ये फाइंड आउट करा कि हमारे यूनिवर्स के बाहर मल्टीवर्स एग्जिस्ट करता होगा, जिस पर स्टीफन हॉकिंग जैसे साइंटिस्ट भी बिलीव करते थे। एंड सो नाउ, अब अगर आपको आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में जानना है तो आप इस वीडियो को क्लिक करके देख सकते हो, जिसमें मैंने डीपली एक्सप्लेन करा है कि आइंस्टाइन ने इस थ्योरी को कैसे इवॉल्व किया। एंड वहीं अगर आपको क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में जानना है तो आप इस वाली वीडियो को देख सकते हो।